नमस्कार साथियों। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपका ब्रोकर भाग गया, या ऐसा कोई ख्याल आपके मन में आया कि कोई शेयर हमने बाई किया, कोई हमने सेल किया, तो ये जो इतना इजी वे में हम बाई और सेल कर लेते हैं एक ऐप के थ्रू, उसके पीछे कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, कौन मार्केट में ऐसा है जो इस चीज़ को रेगुलेट कर रहा है। तो आज हम इसके बारे में जानना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर में जो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस पूरी मार्केट को रेगुलेट कर रहा है। इसका हमारे डायरेक्ट ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग से कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए, हमारे अंदर में ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि जिस माहौल में, यानी कि जिस इन्वायरमेंट के अंदर में हम काम कर रहे हैं और जहाँ पे आपका फाइनेंशियल, आपका स्टेक दांव पर लगा है ना, क्योंकि आपके जो पैसे हैं, मान के चल रहा हूँ कि भाई आप सबका पैसा मेहनत की कमाई से आ रहा है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि वो कितना सेफ एंड साउंड है। ठीक है। तो जब हमें ये पता रहता है कि भाई अगर हम स्टॉक ब्रोकर के अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं तो उसका क्या क्या हो सकता है ना, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो ये सब चीज़ें भी हमको जानकारी होनी चाहिए। तो बात करते हैं कि मार्केट के अंदर में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस पूरे सिस्टम के पीछे काम कर रही हैं। तो जैसे सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक ब्रोकर है, एनएसडीएल, बैंक, क्रेडिट एजेंसी, ये सारी हैं। तो मेन कौन सी हैं उन पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आते हैं कि भाई सेबी। सेबी क्या है? सेबी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये रेगुलेटरी बॉडी है भारत सरकार की, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करती है। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है, एक तो ये पूरा रेगुलराइज करती है, ठीक है। दूसरा काम कि जो भी सिक्योरिटी, यानी कि कोई कंपनी जब स्टॉक मार्केट के अंदर में आती है आईपीओ के थ्रू, जो हमने पहले वीडियो में सीखा, तो वो जो उसको जो परमिशन मिलती है वो सेबी के थ्रू रहता है। सेबी में वो क्या करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स सेबी के अंदर में जाके सबमिट करते हैं कि भाई हम अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं और ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सेबी सिक्योरिटीज़ और ऐसे ही और भी सिक्योरिटीज़ के मामले में भी। अगला काम क्या करती है सेबी? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का काम भी करती है। और अभी रिसेंटली कुछ साल पहले, एक दो साल पहले, शायद 2022 के अंदर में इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड भी बनाया गया है। उसमें क्या है कि आप अगर कोई ब्रोकर भाग जाता है या कुछ ऐसा होता है तो कुछ रिलीफ अमाउंट भी मिलता है, जैसा बैंक के केस में होता है, जस्ट लाइक दैट। ठीक है। अगला क्या है कि आप देखिए कि सेबी समय समय पे क्या है कि रेगुलराइज करता रहता है कि भाई कैसे बेहतर से बेहतर इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन हो। कैसे? मंथली सेटलमेंट होता है, क्वार्टरली सेटलमेंट होता है। मतलब कि आपके अकाउंट में जो पैसा है और आपने पूरे महीने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करा, यानी कि आपने कोई सेल या बाई नहीं करा, तो जितना भी पैसा आपका एक्सेस है, यानी कि शेयर्स के अलावा, शेयर्स की भी अभी बात करेंगे, तो वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। और क्वार्टरली सेटलमेंट मतलब क्या? 3 महीने बाद अगर कोई पैसा आपका आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, ब्रोकर के अकाउंट में, यानी कि आपके डीमैट अकाउंट में, तो वो आपके बैंक में ट्रांसफ़र होना ही होना है। ठीक है। और आने वाले भविष्य में इस तरीके का प्लान हो रहा है कि आपको अपना जो अकाउंट जो है वो तो ब्रोकर के पास रहेगा, लेकिन आपका जो पैसा है वो ब्रोकर के पास ना रह के सीधा बैंक के पास में रहेगा। यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो थ्रू बैंक होगा, यानी कि उतना पैसा आपका ब्लॉक रहेगा लेकिन वो बैंक के अंदर में रहेगा। इस तरीके का प्लान चल रहा है। तो इससे हमें समझ में आता है कि कितना सेफ एंड साउंड है ये सब चीज़ें। और अभी थोड़ी और बात करते हैं। तो अभी बात करते हैं डिपॉजिटरीज़ के बारे में कि भाई ये क्या चीज़ है, मतलब कि हमारा जो शेयर है, जो हम शेयर लेते हैं, वो क्या है एक्चुअल में, कैसे काम करता है। तो पहले बात तो आप ये समझ लीजिए कि डीमैट क्या है। जो शेयर सर्टिफिकेट है वो आपके डिजिटल फॉर्मेट में रहता है। ठीक है। तो ये डिजिटल फॉर्मेट में रहता है, तो ये कहाँ पे रहता है? तो इसके लिए दो हैं, एक एनएसडीएल और एक सीडीएसएल। ये भी क्या है, सेबी के अंडर में ही काम करती हैं, उन्हीं के वही इसको रेगुलराइज करती हैं। तो आपका जो भी शेयर है वो
डिजिटल फॉर्मेट में ब्रोकर के पास ना रह के, मान लीजिए मैं नाम ले रहा हूँ एक कंपनी का एसबीआई की, भाई आपने एसबीआई के शेयर खरीदे, तो वो आपको डिस्प्ले होते हैं आपके ब्रोकर के टर्मिनल पर, है ना। टर्मिनल क्या है ये हम धीरे धीरे समझ जाएंगे। टर्मिनल मतलब कुछ नहीं है, आपने ब्रोकर का अकाउंट खोला और वो जो आप अगर लैपटॉप के ऊपर में देख रहे हैं तो आपका जो जहाँ पे आप वो डैशबोर्ड रहता है वही टर्मिनल है अल्टीमेटली, इतना मोटा मोटी समझ लीजिए आप। या ऐप के थ्रू देख रहे हैं तो वो आपका टर्मिनल रहता है, ठीक। तो जो आपको दिख रहा है वो आप देख पा रहे हैं थ्रू ब्रोकर, लेकिन आपका जो शेयर है वो रहता है एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास में, ठीक है। तो यही दो डिपॉजिटरीज हैं जो शेयर्स को होल्ड करती हैं, ठीक है। ब्रोकर आए जाए, ब्रोकर भाग जाए, आपका शेयर जो है वो सेफ रहने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक जानने वाली बात है, वो अभी डिस्कस करते हैं। तो ब्रोकर क्या हो गया? ब्रोकर है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जब भी आपने कोई डीमैट अकाउंट खोला होगा तो आप उसमें जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा डीपीआईडी। डीपीआईडी मतलब हर ब्रोकर की एक डीपीआईडी रहता है। यानी कि ब्रोकर क्या है? ब्रोकर हमारे और डिपॉजिटरी यानी कि सीडीएसएल और एनएसडीएल के बीच में पुल का काम करता है। यानी कि हमको कोई शेयर खरीदना है ना, तो हमने उसको खरीदते हैं, हम एनएससी से हैं, ठीक है, अभी उसकी भी बात करेंगे। लेकिन शेयर हमारा रहता कहाँ है? एनएसडीएल के पास में या सीडीएसएल के पास में, ठीक है। तो हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पे मेंशन करा है कि आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने मान लीजिए कोई सामान मंगाया, तो कुरियर के थ्रू आपका सामान आया, तो कुरियर सर्विस देने वाला आपको क्या करता है? उसने एक जगह से सामान लिया, दूसरी जगह दे दिया, आपने यहाँ दिया, उसने वहाँ पहुँचा दिया, बस इतना ही। तो सेम ऐसा ही ब्रोकर का काम है। और ये तो हो गया शेयर के मामले में, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मामले में, और ट्रेडिंग के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। अब हमने कहा था कि एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है? यहाँ पे लिखा है डीडीपीआई एंड पीओए। पीओए मतलब पावर ऑफ अटर्नी। क्या होता है कि बहुत सारे ब्रोकर के अंदर में एक प्रोसेस है कि मान लीजिए आपके पास में शेयर हैं एसबीआई के और आप उन शेयर्स को बेचना चाहते हैं। अगर आपका जो डिपॉजिटरी है वो सीडीएसएल है या एनएसडीएल है, तो जब आप उनको बेचना चाहेंगे तो आपको एक ओटीपी आएगा, टी पिन के आता है ना, ओटीपी आता है एनएसडीएल और सीडीएसएल से, तो वो आपको डालना पड़ता है। तो जब आप वो डालते हैं टी पिन और ओटीपी, तब ये ऑथराइज होता है कि हाँ भाई आप ये शेयर बेचना चाहते हैं, तब वो वहाँ से रिलीज़ होता है। लेकिन अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं स्टॉक ब्रोकर को, अपने ब्रोकर को, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है कि वो ब्रोकर को ऑथराइज कर देती है कि वो आपके बिहाफ पे आपके अकाउंट में शेयर डेबिट कर सकता है, ठीक है। तो ये बात समझने वाली है कि क्या आपने अपने ब्रोकर को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है या नहीं दी है, ठीक है। अब आता है डीडीपीआई। ये एक्चुअली क्यों आया था पावर ऑफ अटॉर्नी डीडीपीआई? होता क्या है कि हमको अगर शेयर बेचना है और हम जल्दी से बेचना चाहते हैं, तो ये हम ओटीपी टी पिन ये सब का जो है इसको बाईपास करना चाहते हैं। तो उसके लिए एक नया ये सेबी के ही थ्रू आया, उनका ही एक सर्कुलर था, उसके थ्रू डीडीपीआई लाया गया। डीडीपीआई मतलब डीमैट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है कि अगर आपने डीडीपीआई एक बार कर दिया, डेबिट कर देगा आपका स्टॉक ब्रोकर, लेकिन कंडीशन क्या है? जब तक आप सेल ऑर्डर नहीं प्लेस करेंगे, यानी कि आपने अगर सेल किया है तब ही वो डेबिट कर सकता है स्टॉक ब्रोकर। तो इसीलिए डीडीपीआई बेस्ट है। तो जितने भी टॉप ब्रोकर हैं, हमने जैसे आपसे बात करी थी कि वो ज़्यादातर डीडीपीआई ही दे रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप अपना कोई अकाउंट, नया अकाउंट खोल रहे हैं, डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं, तो उसमें डीडीपीआई की सुविधा होनी चाहिए, ना कि पावर ऑफ अटॉर्नी की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या चीज़ है? स्टॉक एक्सचेंज, पहले देखिए, पहले बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे, कानपुर स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, है ना। अभी क्या है, सिर्फ इंडिया के अंदर में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर इनमें देखा जाए तो पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन इंडिया के अंदर में इस टाइम पे अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज हो चुका है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक तरीके से हमने, आप यहाँ पे लिखा, मैंने क्या लिखा हुआ है कि वी कैन कॉल इट डिजिटल सुपरमार्केट। मतलब क्या? आपको कोई स्टॉक लेना है किसी कंपनी का, है ना, तो
आप कंपनी के पास नहीं जाएंगे, आप अपने ब्रोकर के थ्रू, ब्रोकर यहाँ पे भी क्या काम करेगा, ब्रोकर यहाँ पे भी पुल का काम करेगा, ब्रिज का काम करेगा। आपके बस ऑर्डर को पहुँचा रहा है कहाँ तक, इस एक्सचेंज तक, एनएससी तक या बीएससी तक या एमसीएक्स यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज तक, ठीक है। तो ये वो काम करता है, यानी कि आपका जो ऑर्डर है उसके सेटलमेंट का, ट्रेड के सेटलमेंट और क्लियरिंग का काम करता है स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि वो क्या है, वो एक तरीके से आपका सुपर मार्केट है कि भाई आपका ऑर्डर वहाँ गया, आपने बाई करना था, तो वहाँ पे कोई सेल किया होगा, तो फिर वो आपको बाई होएगा। अब ये बाई एंड सेलिंग का क्लियरिंग का काम करने के लिए भी दो कंपनियां हैं, एक एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड जो एनएससी के लिए काम करती है, और इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो बीएससी के लिए काम करती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए, ठीक है। यानी कि आप समझिए कि हर जगह पे इतना सारा स्ट्रक्चर है आपके एक ऑर्डर को प्लेस करने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। एनएससी समय समय पे और भी काम करती है, मतलब कि ये जो मार्केट है, जो ट्रेडिंग होती है मार्केट के अंदर में, उसको भी रेगुलेट करती है, जिससे मार्केट के अंदर में जो एक्टिविटी है वो फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में हो। और भी सारी चीज़ें हैं, आगे धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज जो एनएससी है वो हमको प्रोवाइड कराता है कि भाई हम ना सिर्फ स्टॉक्स में काम कर सकें, शेयर्स में काम कर सकें, हम डेरिवेटिव के अंदर में भी काम कर सकें, हम कमोडिटी के अंदर में काम कर सकें, हम करेंसी के अंदर में काम कर सकें। तो वो इंस्ट्रूमेंट भी प्रोवाइड कराते हैं कि भाई आप ये काम कर सकते हो। जस्ट लाइक है, सुपर मार्केट में आप जाते हैं तो आपको ये भी मिल सकता है, वो भी मिल सकता है ना, इस तरीके से। तो एक्सचेंज क्या है, एक बाज़ार है जहाँ पे हमको बाई करना है तो हम बाई करते हैं, सेल करना है तो हम सेल करते हैं। लेकिन हमको बाई सेल करने के लिए एनएससी जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको अपने ब्रोकर के थ्रू ये सब कुछ होता है। यानी कि हमने ऑर्डर प्लेस करा अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे, लेकिन ये सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट कहाँ होते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। तो ये जो अभी तक सीरीज़ के 2 पार्ट हुए हैं, हमने सिर्फ अभी आपको धीरे धीरे अवेयर करा रहा हूँ कि भाई क्या क्या होता है एक मार्केट के अंदर में, कौन कौन सी चीज़ें हैं, अब क्या क्या करना है। और अब हम नेक्स्ट सीरीज़ से आगे बढ़ेंगे कि भाई हम कहाँ काम कर सकते हैं, एक बिगनर को कौन सा इंस्ट्रूमेंट में काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, फिर उसको बाई सेल करने का मेथड के बारे में हमने जो बात करी थी वो हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ से अभी शुरू करने वाले हैं। थैंक यू।